नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करें छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ में 17 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जशपुर में 9 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। रायपुर और रायगढ़ में 3-3 कोरोना मरीज मिले हैं। धमतरी और जगदलपुर में भी एक नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 17 नए मरीज मिले हैं। जशपुर में सबसे ज्यादा तादाद 9 कोरोना संक्रमित मरीज की मिली है, तो वहीं रायपुर और रायगढ़ में 3-3 कोरोना मरीज मिले हैं। धमतरी और जगदलपुर में भी एक नए मरीज मिले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विनय वर्मा से। विनय, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में 17 नए कोरोना के केस आए हैं। आज शाम को करीबन 7 बजने को है और 17 नए मरीज मिले हैं। आंकड़े अभी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी आंकड़े और बढ़ सकते हैं, यानी कि ये आंकड़े 25 से ऊपर जाएंगे। हालांकि कल 51 मरीज मिले थे, लेकिन आज अभी 25 मरीज मिले हैं। आंकड़े आपने पूरी तरह से बता दिया है। अब एक बात बहुत ध्यान देने वाली होगी कि अभी तक ये माना जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाहर से मजदूर आए हैं क्वारंटाइन सेंटरों से मिल रहे हैं, लेकिन अब ये शिफ्ट होकर के रायपुर जैसे राजधानी और बाकी शहरों में भी आ गया है। कारण क्या है, स्वास्थ्य विभाग को इस पे मंथन करनी चाहिए। हालांकि उस पे स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर हैं, किसी न किसी तरह से वो किसी से कनेक्ट हो रहे थे, इस कारण से वहां पे मजदूर मिल रहे हैं। लेकिन ये चिंता का विषय है और शहरों में जिस तरह से लोग लापरवाही कर रहे हैं, ये इसका कारण है। रायपुर में अभी 3 मरीज नए मिल चुके हैं। एरिया है बीरगांव का है, एक न्यू राजेंद्र नगर का है और एक गुड़ियारी का है। इन तीनों क्षेत्रों में विशेष रूप से लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी। बीरगांव में अब 3 केस यहाँ पर मिल चुके हैं। इन सब जगहों पर अब कंटेनमेंट एरिया बनाया जाएगा और वहां पर जाके जो वहां के लोग हैं उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और उसे जो ICMR की गाइडलाइन है वहां पर उसका पालन करवाने की कोशिश की जाएगी। जी, शुक्रिया विनय पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो कोरोना संकट के चलते स्थगित हुए राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान फिर से कर दिया गया है। इसी महीने की 19 तारीख को राज्यसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी है कि देश के 10 राज्यों की 18 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होना है। इनमें मध्य प्रदेश की 3 सीट भी शामिल है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नामांकन दाखिल किया था। वहीं बीजेपी के दूसरे प्रत्याशी डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी हैं। कांग्रेस भी 2 उम्मीदवार उतार चुकी है, जिसमें से एक पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह है तो दूसरा फूल सिंह भरैया ने नामांकन दाखिल किया है। चुनाव आयोग के अनुसार 19 जून को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होगी और शाम 5 बजे ही वोटों की गिनती होगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के नामांकन के बाद अब सरकार बदल गई और राज्यसभा सीटों को लेकर समीकरण भी बदल चुका है। अब देखना होगा कि विधायकों का वोट किस पाले में पड़ता है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर। कोरोना संकट के बीच में ही राज्यसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बदली है, तो अब नए सियासी समीकरण क्या होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आकांक्षा बात करें तो सियासी समीकरण बदले हैं। जिस समय पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था, उस समय कांग्रेस के पास में बहुमत था और कांग्रेस 2 सीटें राज्यसभा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। पर लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात की है तो कांग्रेस के जो 22 विधायकों का इस्तीफा हुआ, उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति पूरी तरह से उल्टी है और इस समय बीजेपी के 2 सांसद जो है राज्यसभा के लिए चुन जा सकते हैं। बीजेपी के वर्तमान संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस के सामने काफी ज्यादा मुश्किल है। कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह पहले उम्मीदवार है, दूसरे उम्मीदवार के तौर पर फूल सिंह भरैया का नामांकन यहाँ पर भरा गया है। पर लेकिन 2 सीटों को आसानी से जीतने वाली कांग्रेस के सामने अब इस समय तीसरी सीट के लिए भी लड़ाई है, यानी कि 1 सीट भले ही कांग्रेस आसानी से जीते, पर लेकिन जो बात कही जा रही है कि चुनाव शायद इन तीनों सीटों पर हो, लिहाजा पलड़ा जो है इस समय बीजेपी के पक्ष में भारी होता हुआ नजर आ रहा है। राज्यसभा सीटों के लेकर अगर हम बात करें तो चुनाव की सुगबुगाहट 1 हफ्ते पहले शुरू हो गई थी, जब मध्य प्रदेश की जो सीईओ है वीरा राणा, उन्होंने विधानसभा परिसर का जायजा लिया था और उसके बाद में ये माना जा रहा था कि राज्यसभा के चुनाव का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। और मध्य प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल और सरकार को लेकर जो गठन की कवायद है, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों ने
जिस तरीके से समर्थन दिया, तो ये माना जा रहा था कि लॉकडाउन के बाद में जब भी छूट मिलेगी जल्द से जल्द राज्यसभा के चुनाव कराए जाएंगे और मध्य प्रदेश की सभी तीनों सीटें उसमें शामिल रहेंगी। और आज भी कुछ चुनाव आयोग के शेड्यूल के अनुसार ऐसा ही देखने को मिला है। 7 राज्यों की कुल मिलाकर 18 सीटें हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश की 4 सीट, इसके अलावा गुजरात की 4 सीट, मध्य प्रदेश की 3 सीट, राजस्थान की 3 सीट है, अंडमान 1-1 सीट जो अन्य राज्यों की है। उसके अलावा अगर चर्चा की जाए तो सबकी निगाह मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी से लगभग जाना तय माना जा रहा है। वर्तमान हालत में डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, जिनके लेकर यह माना जा रहा था कि शायद पिछले इन सीटों को लेकर फाइट जो है देखने को मिले वोटिंग के दौरान, पर लेकिन उनका भी अब लगभग जाना तय है 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद में। कांग्रेस की ओर से अगर बात की जाए तो देखना होगा कि पहले नंबर पर किसका नाम इनपेलन किया जाता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह का नाम है। लिहाजा अगर दिग्विजय सिंह पहले नंबर पर जाते हैं तो उनका रास्ता पूरी तरह राज्यसभा के लिए साफ है। वहीं पर फूल सिंह मरैया का जाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। पर इन राज्यसभा सीटों के साथ में मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण भी जुड़े हैं आकांक्षा, क्योंकि यह माना जा रहा है कि आने वाले मंत्रिमंडल को लेकर अब तारीख नए सिरे से तय की जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया न केवल चुनकर राज्यसभा जाएंगे, सांसद बनेंगे, बल्कि केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे। ये लगभग बिल्कुल तय माना जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र सरकार में पहले मंत्री बनेंगे या फिर उनके समर्थकों को मध्य प्रदेश के अंदर पहले मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जाएगी। अब राज्यसभा के चुनाव की तारीखों के बाद में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। आकांक्षा, बिल्कुल सुधीर, 19 जून को तो चुनाव होंगे ही, नतीजे भी आ जाएंगे और इसके साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीर भी काफी हद तक साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। तो मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही विस्तार करेगी और उनके अनुभव का लाभ भी लिया जाएगा। गोपाल भार्गव ने मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर कहा है कि उनके निर्णय क्षेत्र से बाहर का विषय है, लेकिन सरकार में काबिल लोगों को मंत्री बनने का मौका मिलेगा। गोपाल भार्गव ने बीजेपी के उपचुनाव जीतने का दावा भी किया है। वहीं बीजेपी में नेताओं की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि सभी को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। गोपाल भार्गव से बात की हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। मध्य प्रदेश में बीजेपी में सत्ता और सरकार दोनों का विस्तार होना है, पर लेकिन इंतजार काफी ज्यादा लंबा होता जा रहा है। मंत्रिमंडल की अगर तारीखों की बात करें तो तारीख तय नहीं हो पा रही है। कहां पेच फंसा है, क्या कुछ हो सकता है? हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव मौजूद हैं, जो मंत्रिमंडल में विस्तार में भी शामिल होने के प्रबल दावेदार है। शायद पहली बार में जाना चाहिए था सर, पर लेकिन इंतजार काफी लंबा हो गया। नहीं, तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा, मुख्यमंत्री तय करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी, मेरा जो अनुभव है, मेरी जो कुछ भी इतने वर्षों का मैंने इतने वर्षों में सीखा है, तो इसका पार्टी लाभ लेगी। खासतौर से वर्तमान परिस्थितियों में, जिसमें ये कोरोना जैसी महामारी और फिर थोड़ा वित्तीय संकट भी राज्य के सामने और भी अन्य प्रकार की समस्याएं जो व्याप्त हैं। उपचुनाव को लेकर सर क्या लग रहा है कि बात कही जा रही है कि सरकार बना ली, पर लेकिन चला नहीं पा रहे हैं उपचुनाव के अंदर, उसके बाद स्थिति साफ होगी? नहीं, उपचुनाव हम सारे चुनाव जीतेंगे और फिर स्थिरता के साथ में सरकार अपने शेष भविष्य के लिए जो 3.5 साल से तिलक रहेगा उसमें काम करेगी और लोगों की जो इच्छाएं आकांक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से रही हैं उनको पूरा करेगी। और इन विपरीत परिस्थितियों में भी, कोरोना जैसी बीमारी, उन सब के बावजूद भी हम बेहतर से बेहतर परिणाम लोगों के लिए देंगे। सर एक बार फिर से वही सवाल जहाँ से शुरुआत की थी कि कब तक उम्मीद मंत्रिमंडल की विस्तार की? अब मैं इस समय कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं, ना मेरा ये विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि शीघ्र हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल भार्गव निश्चित तौर पर 40 साल का राजनीतिक अनुभव, सबसे सीनियर विधायक हैं बीजेपी के, और उम्मीद जारी कर रहे हैं कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और सरकार जो है जनता के वायदों पर खरी उतरेगी। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। चलिए और सीधे रुक करेंगे भोपाल का। गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चाइना में मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे थे, नफासा या क्या नाम था, उन पर भी FIR करने पे कहा गया है। सभी दुकानदार भाइयों से ये प्रार्थना भी है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारे द्वारा, कि वो जो लॉकडाउन, अनलॉकडाउन 1 है, इसका पालन सख्ती के साथ में कराएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
सभी कलेक्टरों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि वो दुकानदार एसोसिएशन की बैठक करें और उस एसोसिएशन की बैठक में उन्हीं के द्वारा उन्हीं के प्रतिनिधि को ये जिम्मेदारी भी दें कि हर दूसरे तीसरे दिन वो अपने बाजार को सैनिटाइज कराएं। राज्य सरकार भी कोरोना वॉलंटियर बनाने का तय किया है। इसमें एनसीसी, एनएसएस, जन अभियान परिषद, सामाजिक संगठनों के लोग ये शामिल करके एक जागरण अभियान चलाया जाएगा कि क्या क्या सावधानियां वर्तमान में अनलॉकडाउन 1 में बाजार खोलने के बाद में हम सबको करनी चाहिए। कुर्सियां लो ना तुम लोग, प्रवक्ता लोग आ जाए, कुर्सियां ले लें। खासकर सब्जी वाले, फल वाले, उनसे विशेष प्रार्थना कर रहे हैं कि मास्क का विशेष ध्यान रखें। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि बाजार खुला, अंडर लॉकडाउन 1 प्रारंभ हुआ, लेकिन इधर हमने राज्य सरकार ने भी अपने सैंपल लेने का स्ट्रेंथ बढ़ाई है। कल हमारे 6195 सैंपल हमने हाईएस्ट लिए। परसों की रिपोर्ट जो कल आई थी वो जान के आपको भी प्रसन्नता होगी। संडे को आई तो हमारे नए केस आए 198 और डिस्चार्ज हुए 398। आज की जो रिपोर्ट जिसको मैंने 6195 हाईएस्ट आपको बताया था, उसमें से 194 नए केस आए अनलॉकडाउन में और डिस्चार्ज हुए 161। अब हमारे डिस्चार्ज केस हो गए हैं 5003 और एक्टिव केस रह गए हमारे कुल 2922 जी। और मध्य प्रदेश की रिकवरी रेट हो गई है 60.5। आपको ध्यान होगा मैं 38 से शुरू हुआ था, 42 पे आया, 45 पे आया, 50, 52, 54, 56 और आज 60 पर हम आए। जो अभी सैंपल की संख्या मैंने बताई उसमें से भोपाल में लिए गए 2381, उसमें आए पॉजिटिव 44। इंदौर में 922 में से 53, उज्जैन आए 18, खंडवा आए 8, बुरहानपुर आए 2। ऐसे पूरी सीरीज है वो अपने 52 जिलों की। और अगर हम इंदौर उज्जैन को छोड़ें तो बाकी स्थिति 1122 1122 ऐसे करके है। मौत 8 कल आई थी, आपने भी देखा होगा। एक तो हमारी बिटिया जो गैस का सिलेंडर फटने से हुई थी मौत, गैस के फादर और वो आ गई थी बिटिया, और उसके बाद में पॉजिटिव वो निकले थे। इसी तरह से इंदौर में भी हुई है, जबलपुर में भी जो पेशेंट थे। यहाँ मैं ये बात कहना मुनासिब समझता हूँ कि जो जैसे कल की भी हम देखेंगे जबलपुर की, या हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, दूसरे जो रोग हैं 60 के ऊपर, उसमें कोरोना सपोर्ट कर रहा है। एक बार कोरोना से आगे बढ़ने के पहले आपके माध्यम से ये प्रार्थना, फिर कि कोरोना के साथ जीने का अभ्यास और कोरोना से डरना नहीं है, सावधानियां रखना है। आज चिरायू अस्पताल का कार्यक्रम आप सब लोग थे, आपके कोई ना कोई प्रतिनिधि थे, आपने भी देखा होगा। एक काफ़ी गर्मापूर्ण भव्य आयोजन के द्वारा एक मनोबल बढ़ाने की कोशिश। हिंदुस्तान का चिरायू वो अस्पताल है जिसने 1000 से ज़्यादा पेशेंटों को ठीक होकर के भेजा है, एकमात्र
ये बड़ी उपलब्धि अपने भोपाल की है और उस अस्पताल की है, और उन सबको भी हमने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। ये गेहूं पे आ रहा हूं मैं। अधिकांश जिलों में हमारी खरीद पूरी हो गई है। 5-6 जिले ऐसे हैं जहां अभी खरीद चलेगी, जिसमें भोपाल, इंदौर, देवास, श्योपुर, इस तरह से वो 5-6 जिले हैं। और आपको ये जानकर भी अचंभा होगा कि अभी तक हमने जो गेहूं खरीदा है, अगर उसको हम रैक के अंदर बांटते हैं तो 5000 रैक भर जाएंगे, इतना गेहूं हम खरीद चुके हैं। और अगर ट्रकों में लादने की बात करें, ट्रकों में भरने की बात करें, तो ये 6 लाख ट्रक लगेंगे इसको भरने में। अभी तक 1,24,00,000 मैट्रिक टन का उपार्जन 15,54,000 किसानों से मध्य प्रदेश की सरकार कर चुकी है। इसमें से 1,10,40,000 मैट्रिक टन गेहूं गोदामों में पहुंच गया है, जो 96% है। 23 से 24 हजार करोड़ रुपया किसानों के खाते की ओर रवाना कर दिया गया है। तो आप सुन रहे थे मंत्री नरोत्तम मिश्रा को, जो अलग अलग मुद्दों पर अपना ब्यौरा दे रहे थे। चलिए बढ़ते आगे बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। तो राज्य सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन गेहूं उपार्जन केंद्रों पर लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। आगर के बाद अब देवास के गेहूं उपार्जन केंद्र में भी एक किसान ने दम तोड़ दिया। उज्जैन के रहने वाले किसान जयराम मंडलोई देवास के सिया उपार्जन केंद्र पर अपनी उपज बेचने के लिए आए थे। लंबी लाइन और उपार्जन केंद्र पर लापरवाही की वजह से मंडलोई को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ा। रविवार की शाम को उन्हें केंद्र में ही अचानक सीने में दर्द हुआ और अस्पताल में इलाज के दौरान देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि भरी गर्मी में दिन भर धूप में खड़े रहने से उनकी तबियत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। अधिकारियों ने किसान की मौत पर शोक जताया है। दूसरी तरफ किसान की मौत पर कांग्रेस ने धरना दिया। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री प्रदीप चौधरी किसानों के साथ धरने पर बैठे रहे। कांग्रेस ने उपार्जन केंद्रों में लापरवाही और गड़बड़ी बरतने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि उपार्जन केंद्रों पर किसानों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। किसानों को मैसेज भेजने के बाद भी कई दिनों तक गेहूं की खरीदी नहीं की जाती। हाँ, हम तो हमारे घर से ही भेजते थे। अच्छा, कितने बच्चे थे उनके? वहाँ जो साइलों को जो वो है ना उपार्जन केंद्र, हाँ उपार्जन केंद्र, उसका कोई हमें खाने पीने की सुविधा नहीं थी वहाँ। अब हमारे को मैंने तो दिया पानी तक नहीं होगा, पानी था वहाँ पीने का। क्या मानते हैं आपको इसमें? देखिए पहली बात तो बड़ा दुखद है, किसी की मृत्यु होती है तो बड़ा दुखद है। इसलिए हम जब पे खड़े हैं पूरी उनको जो भी शासन से सहायता मिलेगी हम उसके बाद आज ही 2 घंटे में उसका प्रोसेस करते हैं। पर ये है कि उपार्जन को अगर हम इससे अलग हट की तरह देखें तो उपार्जन में दिक्कत ये है कि इस बार है ना जो माल आया है वो करीब 5 से 6 गुना आया हुआ है। चलिए अब रुक करेंगे सरपट समाचार की तरफ और देखेंगे मध्य प्रदेश की खबरें सरपट अंदाज में। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्द ही भोपाल या चंबल क्षेत्र के दौरा कर सकते हैं। सिंधिया इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल कर सकते हैं। साथ ही सिंधिया समर्थक 22 पूर्व विधायक बड़े पैमाने पर कांग्रेस छोड़ो अभियान चलाकर कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। रायसेन जिले की सांची विधानसभा सीट पर बीजेपी युवा मोर्चा ने युवा प्रत्याशी मुदित सेजवार को टिकट देने की मांग की है, जबकि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए सिंधिया समर्थक और पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ही सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा ने मुदित सेजवार का नाम आगे करके उनकी और बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। लॉकडाउन में घरेलू उपभोक्ताओं को मिले बिजली के बिल अब आधे हो जाएंगे। दुकान, बड़े छोटे उद्योग, शोरूम, अस्पताल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर जैसे संस्थाओं के संचालकों से अप्रैल से जून महीने तक के बिजली बिलों पर फिक्स चार्ज फिलहाल नहीं लिया जाएगा। ये राशि अक्टूबर साल 2020 से लेकर मार्च साल 2021 तक 6 समान किश्तों में बिना ब्याज के जमा की जा सकेंगी। इंदौर के सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आशंक बजाकर आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में पीएम द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत किया है। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारियों ने पीएम मोदी के आह्वान पर लोगों को स्वदेशी सामान अपनाने की अपील की है।
बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर और पोस्ट ग्रेजुएशन के 4th सेमेस्टर की परीक्षा जल्द शुरू होने वाली है। स्नातक की परीक्षा 29 जून और स्नातकोत्तर की परीक्षा 4 जुलाई से शुरू होगी। बता दें कि विश्वविद्यालय में कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के फाइनल ईयर और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एमए, एमएससी, एमकॉम के 4थे सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद भी निजी बस संचालकों ने एमपी में बस का संचालन शुरू नहीं किया है। बस संचालक रोड टैक्स में छूट और क्षतिपूर्ति की मांग पर अड़े हुए हैं। अप्रैल, मई और जून महीने का रोड टैक्स माफ करने की मांग है। इतना ही नहीं, बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के आह्वान पर बस संचालकों ने मजदूरों को छोड़ने के लिए लगाई गई बसों का भी संचालन बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। प्रदेश में अब 10 जून तक समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी होगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच सरकार किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदेगी। जब तक प्रदेश के हर किसान का गेहूं नहीं बिक जाता तब तक गेहूं खरीदी जारी रहेगी। स्पेशल ट्रेन आज जबलपुर से भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पहुंची। 2 महीने बाद ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू हुआ है। वहीं भोपाल पहुंचे यात्रियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क भी लगाए हुए नजर आए। बता दें कि भोपाल मंडल से 48 ट्रेन चलेंगी और 26 को स्टॉपेज मिलेगा। खरगोन जिले के बड़वा में पुलिस और प्रशासन की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़वा में अवैध मुरम का परिवहन करते 3 डंपर सहित एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। वहीं अवैध मुरम की खुदाई कर रहे ड्राइवर जेसीबी लेकर फरार हो गया। टीम ने डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में कार्रवाई की है। ग्वालियर के जहांगीर कटरा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की सूचना के बाद पुलिस की टीम को जांच में सुसाइड नोट मिला है। बताया जा रहा है कि युवक छत्तीसगढ़ का रहने वाला है जो लॉकडाउन की वजह से ग्वालियर में फंसा हुआ था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। कटनी में 2 पक्षों में जमीन विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों के लोग जमीन को कब्जा करने को लेकर विवाद करते नजर आ रहे हैं। वहीं कुटला थाने की पुलिस ने कहा है कि दोनों पक्षों से आवेदन लेकर पूरे मामले की जांच की जा रही है। छतरपुर में मासूम से हुई रेप मामले में लापरवाही बरतने पर नौगांव टीआई बैजनाथ शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस पर समय पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लग रहा था, जिसके बाद टीआई को सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें 2 दिन पहले मासूम की लाश कुएं में मिली थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का खुलासा हुआ था। कोरोना के कहर के बीच अनलॉक पार्ट 1 के साथ इंदौर जिले में सोमवार से रौनक लौटने लगी है। शहर को 4 जोन में बांटकर ज्यादातर हिस्सों को राहत दी गई है। 70 दिन के बाद एक बड़ी राहत किसानों को भी मिली है। किसान अब अपनी सब्जी और फल आम जनता तक मंडी के जरिए आसानी से पहुंचा सकेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।